अगर हम सोचें कि कोई एक बहुत मैसिव पुरानी कंपनी का सीईओ हो और उसकी अपनी ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बिल्कुल नहीं बन रही हो। हाँ, मतलब सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हो उनके हाथ से। राइट, तो उनको सबक सिखाने के लिए वो सीईओ एक बाहर के रूथलेस कॉर्पोरेट रीडर को इनवाइट करता है कि आओ और मेरी कंपनी पर हमला करो। ये सोचकर कि वो आएगा और थोड़ी लूटपाट करके डराकर वापस चला जाएगा। एग्जैक्टली जिसके बाद पावर वापस आराम से उस सीईओ के हाथ में आ जाएगी। पर असल में होता क्या है, वो बाहरी आदमी आता है और पूरी की पूरी कंपनी ही हमेशा के लिए टेक ओवर कर लेता है। जो कि एक मैसिव मिसकैलकुलेशन है, बहुत बड़ी गलती। वही तो, इतिहास में एक ऐसी ही सबसे बड़ी और फेटल गलती भारतीय उपमहाद्वीप के एक गवर्नर ने की थी। एक ऐसी गलती जिसने पूरे देश का नक्शा ही बदल दिया। और यही वजह है कि इतिहास कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता, है ना। एक आम धारणा यह है कि इतिहास बस तारीखों और युद्धों का एक लंबा बोरिंग सिलसिला है। हाँ, लोगों को लगता है कि बस डेट्स याद कर लो और हो गया। बिल्कुल, पर जब हम इन डिटेल्स के अंदर जाते हैं ना, तो रियल लाइफ पॉलिटिक्स किसी हाई स्टेक्स थ्रिलर से कम नहीं लगती। आई एग्री। और इसीलिए आज मैं अपने इस गहरे विश्लेषण की शुरुआत कर रही हूँ, जहां हम दिल्ली सल्तनत के लगभग 300 सालों को देखेंगे, 1206 एडी से लेकर 1526 एडी तक। जो कि एक बहुत ही टर्बुलेंट पीरियड था। बहुत ज्यादा। हमारे पास रिसर्च पेपर्स और ऐतिहासिक दस्तावेजों का एक ढेर है, और इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं ना, मतलब बहरूपीय जासूस हैं, ब्रूटल मार्केट कंट्रोल है, ऐसी आर्थिक नीतियां जो पूरी तरह क्रैश कर गईं, और ऐसी कट थ्रोट राजनीति जो आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भी पीछे छोड़ दे। सही में। तो इस गहरे विश्लेषण का हमारा मिशन आज ये समझना है कि इन 3 सदियों ने आखिर भारतीय उपमहाद्वीप की नींव को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझते हैं। शुरुआत करने के लिए इस पुरानी लाइब्रेरी जैसी सेटिंग में इन नक्शों और दस्तावेजों के बीच बैठकर जब हम कहानी शुरू करते हैं, तो सबसे पहली बात जो समझनी जरूरी है वो ये कि इस दौर की शुरुआत अचानक दिल्ली से नहीं हुई थी। राइट, वो भारी आक्रमणों से स्टार्ट हुआ था ना। हाँ, कहानी शुरू होती है उन बाहरी आक्रमणों से जो ओरिजिनली सिर्फ लूटपाट के इरादे से शुरू हुए थे। भारतीय उपमहाद्वीप एक वक्त पर सिर्फ एक लुक्रेटिव टारगेट था उनके लिए। हाँ, मैंने नोट्स में देख रही थी कि सबसे पहला बड़ा आक्रमण 8वीं सदी में 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम का था। बिल्कुल सही। और उसके बाद महमूद ऑफ गजनी का जिक्र आता है। पर एक चीज जो मुझे हमेशा कंफ्यूज करती है वो ये कि इन आक्रमणों और बाद में जो दिल्ली सल्तनत बनी, उसमें आखिर फर्क क्या था। गजनी ने तो सोमनाथ पर भी आक्रमण किया था, राइट? तो वो लोग यहाँ रुके क्यों नहीं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, महमूद ऑफ गजनी का आक्रमण, जिसमें उसका 1025 एडी का 16वां आक्रमण जो सोमनाथ पर था, वो सबसे मशहूर रहा। उसका प्राइमरी मोटिव वेल्थ यानी धन एक्सट्रैक्ट करना था। अच्छा, सिर्फ पैसा लूटना था, वहां रूल नहीं करना। एग्जैक्टली। उस वक्त के सेंट्रल एशिया में जो ताकत की लड़ाइयां चल रही थी ना, उसकी आर्मी को फंड करने के लिए उसे बस पैसा चाहिए था। वो एक हिट एंड रन स्ट्रैटेजी थी। लेकिन गेम तब चेंज हुआ जब मोहम्मद गौरी सीन में आया। तो मतलब गौरी ने आके यहाँ सीधे रुकने का फैसला कर लिया था? शुरुआत में नहीं, लेकिन 1191 एडी में जब तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने घोरी को बुरी तरह हरा दिया, तो घोरी वापस गया। उसने 1 साल तक अपनी आर्मी को रिट्रेन किया और ठीक अगले साल 1192 एडी में तराइन के दूसरे युद्ध में उसने हरा दिया है ना? हाँ, तराइन के दूसरे युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। उसके बाद 1194 में चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद को भी हराया। यहां से घोरी को समझ आ गया कि उपमहाद्वीप को सिर्फ लूटना काफी नहीं है, बल्कि इस पूरे भूभाग को कंट्रोल किया जा सकता है। वाओ! और इस बदलाव के बारे में हमें उन लेखकों से पता चलता है जो इन आक्रमणकारियों के साथ सफर कर रहे थे। मेरे नोट्स में अलबरूनी का नाम है जिसने तहकीके हिंद लिखी। हाँ, और फिरदौसी ने शाहनामा लिखी। राइट। और यहाँ के लोकल कवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी। पर क्या ये सिर्फ राजाओं की तारीफ में लिखी गई किताबें थीं या इनमें कुछ सॉलिड फैक्ट्स भी थे? नहीं, सिर्फ तारीफ नहीं थी, और यही इनकी असली वैल्यू है एक्चुअली। जैसे अलबरूनी की तहकीके हिंद कोई टिपिकल रॉयल हिस्ट्री नहीं है। वो एक तरह का पहला एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी था। ओह, मतलब उसने कल्चर को डीपली स्टडी किया। बिल्कुल। उसने भारत के विज्ञान, गणित और सामाजिक व्यवस्था का बहुत गहराई से अध्ययन किया। उसने लिटरली यहाँ का कल्चर डॉक्यूमेंट किया था। पर
इन सब में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया वो 1206 एडी में था। जब घोरी की मौत हुई? हाँ, घोरी की मौत हो गई और उसके बाद एक ऐसी चीज हुई जो आज के दिमाग को आसानी से समझ नहीं आती। उसके एक गुलाम यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने तख्त संभाल लिया और स्लेव डायनेस्टी मतलब गुलाम वंश की शुरुआत की। यही तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है। जब हम लोग गुलाम या स्लेव शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक बेबस मजदूर की तस्वीर आती है जिसके पास कोई अधिकार नहीं होते। सही बात है, हमारा मॉडर्न रेफरेंस पॉइंट वही है। तो एक आम मजदूर अचानक से एक इतना बड़ा एम्पायर कैसे चला सकता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को तो नोट्स में लाख बख्श भी कहा गया है क्योंकि वो लाखों का दान देता था। एक गुलाम के पास इतना पैसा और ऐसी पावर आखिर कहाँ से आई? मैं बताता हूँ, इस कंफ्यूजन का कारण ना स्लेव शब्द का गलत ट्रांसलेशन है। उस दौर के सेंट्रल एशिया में ममलूक या इन इलीट गुलामों का मतलब खेत में काम करने वाले बेबस मजदूर बिल्कुल नहीं थे। अच्छा, तो फिर वो एग्जैक्टली क्या थे? इन्हें आप बचपन से खरीदे गए और ट्रेन किए गए इलीट कमांडोज या टॉप टियर जनरल समझ लीजिए। इन्हें बेस्ट एजुकेशन, राजनीति की समझ और आला दर्जे की मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी। ओह वाओ, तो मतलब वो एक हाईली स्किल्ड फोर्स थे। हाँ, इनका राजा के साथ एक एब्सोल्यूट लॉयल्टी का बॉन्ड होता था। तो ऐबक कोई मजदूर नहीं था, वो गुरी का सबसे काबिल और भरोसेमंद जनरल था। अच्छा, अब क्लियर हुआ। तो उसने बेसिकली एक मिलिट्री कैंप की तरह अपना शासन शुरू किया। उसने लाहौर को राजधानी बनाया और दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, जो कि सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में था। राइट। पर इस फाउंडर की मौत का जो किस्सा है वो बड़ा अजीब है। चौगान यानी पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरकर मौत हो गई। हाँ, थोड़ा एंटी क्लाइमैक्टिक लगता है। वही ना। हाँ। अगर हम इसे आज के कॉर्पोरेट जमाने के हिसाब से देखें तो ये बिल्कुल वैसा लगता है जैसे किसी टॉप टेक कंपनी के नए सीईओ की किसी लग्जरी गोल्फ कोर्स पर एक्सीडेंट में अचानक मौत हो जाए। एम्पायर तो बन गया पर फाउंडर ही चला गया। एग्जैक्ट वही सिचुएशन थी एक्चुअली। और जब फाउंडर अचानक चला जाता है तो अस्थिरता आती है, कंपनी में पैनिक फैल जाता है। इस अस्थिरता को कंट्रोल करने का काम किया अगले शासक अल्तुमिश ने। उसने आकर क्या बदला? उसने एम्पायर को प्रॉपरली स्ट्रक्चर किया। सबसे पहले उसने राजधानी लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की और सबसे बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो उसने सॉल्व किया वो था इकोनॉमी का। उसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्के चलाए। क्योंकि बिना सॉलिड करेंसी के कोई भी स्टेट फंक्शन नहीं कर सकता है ना? बिल्कुल, किसी भी देश को एक एंटिटी बनने के लिए एक स्टेबल करेंसी चाहिए होती है। अल्तुमिश ने वही किया। और उसने ये इक्ता सिस्टम भी तो लागू किया था। मुझे ये सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है पढ़ने में। नोट्स कहते हैं सैनिकों को जमीन दी जाती थी। तो क्या सभी सैनिक किसान बन गए थे अचानक से? नहीं, उसको ऐसे मत समझिए। इल्तुतमिश के पास इतनी कैश इकोनॉमी नहीं थी कि वो पूरे देश में अपनी बड़ी आर्मी को हर महीने कैश सैलरी दे सके। राइट, तब बैंक अकाउंट्स और डायरेक्ट ट्रांसफर्स तो थे नहीं। एग्जैक्टली। तो उसने अपने टॉप मिलिट्री कमांडर्स को एक एक भूभाग यानी एक जमीन का टुकड़ा असाइन कर दिया, जिसे इक्ता कहते थे। उस कमांडर यानी इक्तदार को उस जमीन पर खुद खेती नहीं करनी थी। तो उसे वहां करना क्या था? उसे बस वहां के किसानों से टैक्स कलेक्ट करना था और उस टैक्स से अपनी वहां की आर्मी मेंटेन करनी थी। और जो बचा हुआ पैसा होता था वो सेंटर को यानी सुल्तान को भेज देना था। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड रेवेन्यू मॉडल था। दैट इज एक्चुअली अ रियली स्मार्ट मूव। और साथ ही उसने 40 टॉप ममलुक गुलामों का एक दल बनाया जिसे चलीसा या चहलगनी कहते थे। हाँ, एक इनर सर्कल बनाया उसने। ये तो लिटरल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया जो एम्पायर को लीड करेगा। पर अगर हम इतिहास देखें तो यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आगे चलकर तख्त के लिए सबसे बड़ा दर्देसर बन गया था, खासकर इल्तुतमिश के बाद जब गद्दी पर एक महिला आई, रजिया सुल्ताना। बिल्कुल। 1236 ईडी में जब रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक बनी तो प्रॉब्लम सिर्फ उसके जेंडर की नहीं थी। प्रॉब्लम असल में चालीसा के ईगो की थी। ईगो कैसे? ये 40 मिलिट्री कमांडर्स चाहते थे कि तख्त पर कोई कठपुतली बैठे जिसे वो आराम से कंट्रोल कर सकें। लेकिन रजिया अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले रही थी। वो पुरुषों के कपड़े पहनकर दरबार आती थीं, आर्मी लीड करती थीं। जो कि उस टाइम के हिसाब से वो बहुत बोल्ड था। बहुत ज्यादा। ये पावर डायनेमिक उस वक्त के ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी और उन पेट्रियार्कल कमांडर्स को बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नतीजा ये हुआ कि भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने बगावत कर दी।
पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि बाद में रजिया और अल्तुनिया ने आपस में शादी कर ली है ना? हाँ, पर तब तक गेम उनके हाथ से निकल चुका था। 1240 एडी में उन्हें हरा दिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। ओह वाओ। इस सब के बाद तो एम्पायर पूरी तरह वीक हो गया होगा ना? एक सीईओ मरा गया, दूसरे को बोर्ड ने निकाल दिया। अब ऐसी केओस में ऑर्डर कैसे वापस आएगा? ऑर्डर वापस लाया घियासुद्दीन बलबन ने, और उसका ऑर्डर लाने का तरीका बड़ा ही खतरनाक था। वो 1266 में तख्त पर आया, और सबसे मजेदार बात यह है कि वो खुद उस चालीसा ग्रुप का एक की मेंबर था। अच्छा, वो उसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से था। हाँ। लेकिन गद्दी पर बैठते ही उसने सबसे पहला काम क्या किया पता है? उसने चालीसा को ही पूरी तरह फिजिकल रूप से खत्म कर दिया। उसने अपने ही पुराने दोस्तों और कॉलीग्स को मरवा दिया। मिट रैली, ये तो गजब हिपोक्रेसी है। आप खुद उसी ग्रुप का हिस्सा थे और पावर मिलते ही आपने अपना ही पावर बेस डिस्ट्रॉय कर दिया। देखने में हिपोक्रेसी लगती है, पर यह बलबन की एक कैलकुलेटेड मास्टर स्ट्रैटेजी थी। वो जानता था कि जब तक वो 40 लोग जिंदा हैं, पावर कभी एक जगह नहीं टिकेगी। कोई ना कोई बगावत करता रहेगा। मेक सेंस। उसने अपने रूल को ब्लड एंड आयरन यानी खून और लोहे की नीति कहा। उसने अपना इमेज एक आम इंसान से ऊपर उठाने के लिए खुद को जिल-ए-इलाही यानी शैडो ऑफ अल्लाह बुलाना शुरू किया। और इसके साथ उसने दरबार के रूल्स भी तो बदल दिए थे मेरे हिसाब से। वो सिजदा और पाइबोस, मतलब जमीन पर लेटकर प्रणाम करना और राजा के पैर चूमना। ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि बलबन किसी मैसिव ईगो ट्रिप पर था। देखने में ये प्योरली उसका अहंकार लगता है, पर असलियत में ये एक डीपली थॉट आउट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा था। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कैसे? सोचिए, जब आपका कोई ताकतवर राइवल जनरल दरबार में आता है और उसको लिटरली जमीन पर लेटकर आपके जूते चूमने पड़ते हैं सबके सामने, तो उसका क्या असर होगा? उसका ईगो तो वहीं टूट जाएगा। एग्जैक्टली उस कमांडर का मानसिक तौर पर ईगो वहीं क्रश हो जाता है। बलबन दरअसल रजिया के बाद आई अस्थिरता को खत्म करके राजा के खौफ और अथॉरिटी को लोगों के दिमाग में दोबारा स्टैम्प कर रहा था। अच्छा, मतलब बगावत करने की हिम्मत ही न बचे। वही, राजा के खिलाफ बगावत करने का ख्याल आने से पहले ही लोगों के दिमाग में उसका डर बैठ जाना चाहिए। वाह। तो बलबन ने एक ऐसी अथॉरिटेरियन नींव रखी जिसमें स्टेट सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हो गया। पर सच कहूं तो अगर बलबन डर पैदा करने में आगे था, तो उसके बाद आने वाले खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी उस पावर को एक एब्सोल्युटली नए टेरिफाइंग लेवल पर ले गया। उसने तो पूरा सिस्टम ही हिलाकर रख दिया था। हाँ, खिलजी ने तो पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही बदल दिया था। उसने इल्तुतमिश का पुराना इक्ता सिस्टम खत्म किया और आर्मी को डायरेक्ट कैश देना शुरू किया, जिसे नकदी कहते थे। और इसी नकदी आर्मी के दम पर उसने एम्पायर को लिटरली मैप पर डबल कर दिया, गुजरात से लेकर रणथंबोर और आगे मेवाड़ तक। पर उसकी सबसे शॉकिंग जीत साउथ इंडिया की थी, जो उसके कमांडर मलिक कफूर ने लीड की थी, राइट? बिल्कुल। और मलिक कफूर की अपनी बैकग्राउंड स्टोरी किसी फिक्शन से कम नहीं है। उसे गुजरात के एक मार्केट से 1000 दिनार में खरीदा गया था। ओह, इसीलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। हाँ, और इस गुलाम ने देवागिरी के रामचंद्र, होयसाला के वीरबल्ला और वारांगल के प्रतापरुद्र देवा तक को हरा दिया। पर एक बात सोचिए ना, इतनी मैसिव आर्मी को साउथ इंडिया तक लगातार पुश करना लॉजिस्टिक्स वाइज कितना महंगा पड़ा होगा। मुझे लगता है अलाउद्दीन के जो फेमस मार्केट रिफॉर्म्स थे वो सीधा इस पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं। आपने एग्जैक्टली डॉट कनेक्ट कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार के जो कड़े नियम थे वो इसलिए बिल्कुल नहीं थे कि वो जनता की भलाई चाहता था। पूरा का पूरा स्टेट बेसिकली एक इमरजेंसी वॉर इकोनॉमी बन गया था, एक सर्वाइवल मोड में। हाँ, क्योंकि एक तरफ लगातार मंगोल आक्रमण हो रहे थे और दूसरी तरफ साउथ एक्सपैंड करना था। इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करने के लिए अगर मार्केट में चीजों के दाम आसमान छू लेंगे तो सैनिक कैश सैलरी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और फिर वो बगावत कर देंगे। एग्जैक्टली। इसीलिए उसने मार्केट में दाम स्ट्रिक्ट तरीके से फिक्स कर दिया। और ये सिर्फ पेपर पर लिखे हुए रूल्स नहीं थे। उसने अनाज, कपड़े और घोड़े या गुलामों के लिए 3 अलग अलग मार्केट बनाए थे। हर मार्केट के ऊपर एक शहना नामक अधिकारी बैठा दिया, जो एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर था। और सिर्फ यही नहीं, उसने पूरे मार्केट में मुनहियंस और बरीद यानी खुफिया जासूसों का एक लंबा चौड़ा जाल बिछा दिया था। बिल्कुल। और सुनने वालों को बता दूं कि ये आज के किसी स्मार्टफोन एल्गोरिथम वाले जासूस नहीं थे। ये प्रैक्टिकली स्ट्रीट्स पर घूमने वाले आम लोग थे, जैसे कचरा उठाने वाले या छोटे बच्चे हैं ना। हाँ, जो सीक्रेटली सुल्तान को हर छोटी बात रिपोर्ट करते थे। अलाउद्दीन का रूल इतना स्ट्रिक्ट था कि अगर कोई दुकानदार अनाज तोलते वक्त वजन में थोड़ी सी भी हेरफेर करता था तो सुल्तान के लोग उस दुकानदार के जिस्म से उतना ही गोश्त,
उतना ही फ्लैश लिटरली काट लेते थे। ओह माय गॉड, दैट इज सो ब्रूटल। एक्सट्रीमली ब्रूटल। और अगर टैक्सेस की बात करें तो खिलजी ने खराज यानी एग्रीकल्चरल टैक्स को सीधा 50% पर सेट कर दिया था। 50%, दैट्स हाफ ऑफ एवरीथिंग। हाँ, इसे सिंपल टर्म्स में ऐसे समझें, अगर एक किसान ने साल भर मेहनत करके 100 बोरी गेहूं उगाया है तो गवर्नमेंट सीधे 50 बोरी उठाकर ले जाएगी। ये तो खुली लूट हुई। उसने घराई यानी हाउस टैक्स और चराई यानी ग्रेजिंग टैक्स भी लगा दिया। वो आम इंसान की सारी एक्स्ट्रा वेल्थ निचोड़कर अपनी मिलिट्री मशीन में डाल रहा था ताकि लोग इतने गरीब रहें कि बगावत का ख्याल तक उनके दिमाग में ना आए। लेकिन इसी ब्रूटल डिक्टेटोरियल रिजीम के बीच एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है मुझे। अमीर खुसरो, जिन्हें तोती-ए-हिंद या पैरेट ऑफ इंडिया कहा गया, जो कि एक लेजेंड है। हाँ, नोट्स बताते हैं कि उन्होंने तबला और सितार जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का आविष्कार किया और कव्वाली की शुरुआत की। उनकी ही किताब खजाइन उल फुतुह में पहली बार पर्शियन में जौहर का आम जिक्र मिलता है। ये कितना अजीब है ना कि एक तरफ आपके जिस्म का गोश्त काटा जा रहा है बाजार में चोरी के डर से, और दूसरी तरफ दरबार में संगीत और आर्ट नई ऊंचाइयों को छू रहा है। स्टेट को अंदर और बाहर से प्रैक्टिकली सिक्योर कर देता है। अच्छा, तो ऑर्डर आने से आर्ट फ्लरिश होता है। बिल्कुल। और उस टोटली सेफ और हेवीली गार्डेड जोन के अंदर पेट्रोनेज के थ्रू आर्ट फ्लरिश करता है। अमीर खुसरो उसी सेंट्रलाइज्ड एब्सोल्यूट पावर के बाय प्रोडक्ट थे। लेकिन आप एक कंट्री को हमेशा एक स्ट्रिक्ट वॉर इमरजेंसी स्टेट में तो नहीं रख सकते ना। अलाउद्दीन मरा, सिस्टम क्रैक हुआ, और उसके बाद जो तुगलक वंश आया वो तो मतलब किसी अलग ही डायमेंशन में ऑपरेट कर रहा था। तुगलक वंश की तो कहानी अलग है। गयासुद्दीन तुगलक ने इस वंश की नींव रखी, लेकिन इनका सबसे बड़ा कैरेक्टर था मोहम्मद बिन तुगलक। इसे इतिहास का वाइजेस्ट फूल या सबसे समझदार बेवकूफ कहा गया है। अगर मैं इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में रखूं तो मोहम्मद बिन तुगलक एक टिपिकल ओवर एंथुजियास्टिक सिलिकॉन वैली के टेक ब्रो फाउंडर जैसा लगता है, जो मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स में विश्वास रखता है। ये टेक ब्रो एनालॉजी परफेक्ट फिट होती है उन पर, है ना? मतलब बंदा बहुत स्मार्ट है पर प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन एब्सोल्यूट जीरो है। सही बात है। मोहम्मद बिन तुगलक इंटेलेक्चुअली बहुत आगे की सोचता था, पर आम जनता और रियलिटी से बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड था। पहले उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट की, ये सोचकर कि वहां सेंटर से पूरे इंडिया को आराम से कंट्रोल करेगा, जो कि कंप्लीटली बैकफायर कर गया बुरी तरह। आधी जनता रास्ते की थकन और गर्मी में मर गई। और फिर उसे रियलाइज हुआ कि वहां साउथ से नॉर्थ इंडिया कंट्रोल नहीं हो रहा। तो उसने क्या किया, उसने सबको वापस दिल्ली आने को बोल दिया। एक और यूजलेस ट्रिप। पर उसकी सबसे बड़ी स्टार्टअप फेलियर अगर कुछ थी तो वो थी उसकी टोकन करेंसी। हाँ, नोट्स के हिसाब से उसने चांदी की जगह तांबे और कांसे यानी ब्रॉन्ज के सिक्के चलाए, जिनकी वैल्यू उसने चांदी के बराबर कर दी, आज के फियाट मनी की तरह। पर वो बुरी तरह फेल क्यों हुआ वहां? क्योंकि उसने आइडिया तो टोटली मॉडर्न लगा दिया, पर टेक्नोलॉजी मेडिवल थी। सोचिए, फियाट मनी जैसे आज का पेपर नोट तभी काम करता है जब कोई उसे घर पर फेक ना बना सके ना। हाँ, आज सरकार होलोग्राम्स और स्पेशल पेपर और इंक यूज करती है। एग्जैक्टली। पर तुगलक ने बस एक टिपिकल ब्रॉन्ज कॉइन पे नॉर्मल स्टैंप मार दिया। रिजल्ट ये हुआ कि हर सुनार, हर लुहार और प्रैक्टिकली हर घर के अंदर एक तकसान यानी मिंट बन गई। उत्तेरी, मतलब सब खुद पैसे छाप रहे थे। हाँ, लोगों ने अपने घर के कांसे के बर्तन पिघलाकर सिक्के बना लिए और उस फेक पैसे से बाजार में ब्रांडेड सामान और घोड़े खरीदने लगे। पूरा आर्थिक सिस्टम कोलैप्स हो गया। ये तो हाइपर इन्फ्लेशन से भी बुरा है। फेक करेंसी इतनी बढ़ गई कि एंड में तुगलक को बोलना पड़ा कि ठीक है, अपने नकली तांबे के सिक्के लाओ और खजाने से उसके बदले असली चांदी ले जाओ। इतिहास गवाह है कि उस वक्त महल के बाहर नकली सिक्कों के पहाड़ लग गए थे, लिटरली पहाड़। और ट्रेजरी खाली हो गई, पूरी तरह खाली। और फन फैक्ट, इसी के दरबार में मोरक्को से मशहूर यात्री इब्न बतूता आया था, जिसने ये सब देखा। ये तो एक एपिक डिजास्टर था। तो उसके बाद जब उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक पावर में आया तो वो मुझे उस टेक ब्रो फाउंडर के बाद आने वाले एक डीपली परेशान एचआर मैनेजर जैसा लगता है, जो सिर्फ आग बुझा रहा था। वही ना, वो बस डैमेज कंट्रोल कर रहा था हर जगह। उसने पहले वाले सारे कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेस हटाकर स्ट्रिक्टली कुरान के हिसाब से सिर्फ 4 टैक्स लगाए, खराज, ज़कात, खुम्स और जजिया। और नोट्स बताते हैं कि उसने नई नहरें बनवाई और नए वेलफेयर डिपार्टमेंट्स खोले, जैसे दीवाने खैरात चैरिटी के लिए और दीवाने बंदगान स्लेव्स के लिए।
और दारुशिफा नामक हॉस्पिटल भी बनवाया। तो मतलब वो काइंड हार्टेड था। आपने फिरोज शाह की एचआर स्ट्रैटेजी ठीक पकड़ी, पर वो वेलफेयर एक्ट्स आम जनता पर दया खाकर नहीं कर रहा था। वो प्योरली पॉलिटिकल टूल्स थे। अच्छा, पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल। मोहम्मद बिन तुगलक के एक्सपेरिमेंट्स की चोट की वजह से आर्मी कमांडर्स, रिलीजियस उलेमाज और आम जनता पूरी तरह नाराज थी। फिरोज शाह ने ऑर्थोडॉक्सी को वापस लाया और जजिया टैक्स स्ट्रिक्टली नॉन मुस्लिम्स और खासकर ब्राह्मण्स पर इन्फोर्स किया ताकि रिलीजियस क्लासेस खुश रहें, और चैरिटी बांटकर नाराज एलिट्स को आखिर में शांत किया। लेकिन ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं था। सिस्टम अंदर से खोखला हो चुका था पूरी तरह। और इसी खोखले सिस्टम का आगे चलकर फायदा उठाया तैमूर ने, है ना? 1398 एडी में तैमूर, जो एक विशियस मंगोलॉइड आक्रमणकारी था, उसने दिल्ली पर हमला किया और इस उम्मीद तुगलक वंश की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह तोड़ दी। दिल्ली को बुरी तरह लूटा उसने। हाँ, और उसके बाद काफी छोटे समय के लिए सैयद वंश आया। खिज़्र खान ने उसकी शुरुआत की और खुद को सुल्तान कहने के बजाय सिर्फ रयात-ए-आला का टाइटल दिया ताकि तैमूर के आगे के सक्सेसर्स को गुस्सा ना आए। वो प्रैक्टिकली टेमुरिड्स के सबऑर्डिनेट्स बन के रह गए थे। और फिर सबसे आखिर में आए अफगान बैकग्राउंड वाले लोदी वंश के लोग। बहलोल लोदी से इसकी शुरुआत हुई, फिर सिकंदर लोदी जिसने 1504 में मॉडर्न आगरा शहर बसाया, और लास्ट में आता है इब्राहिम लोदी। तो अगर हम इस पूरे सफ़र को रीकैप करें तो 300 साल जिसमें 5 अलग-अलग वंश आए और गए, इसने इस पूरे उपमहाद्वीप पर एग्जैक्टली क्या लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डाला? सुनने वालों को यहाँ ये एक क्रूशियल डॉट कनेक्ट करना चाहिए कि इस पूरे टाइमलाइन में चेहरे और राजा भले ही बदलते रहें, पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लूप्रिंट इस दौर में एक बार बना ना, वो हमेशा के लिए स्थायी हो गया। जैसे वो नए डिपार्टमेंट्स। हाँ, इल्तुतमिश का बनाया आर्मी डिपार्टमेंट यानी दीवाने अर्ज, अलाउद्दीन का लैंड रेवेन्यू सिस्टम और उसके मार्केट इंटेलिजेंस नेटवर्क्स, ये सब अचानक खत्म नहीं हुए। जब 1526 के बाद यहाँ मुगल्स आए या उसके बाद जब आगे चलकर अंग्रेज आए, उन सब ने इसी एग्जिस्टिंग मशीनरी के टूल्स को मॉडिफाई करके अपने हिसाब से यूज किया। ये एक फाउंडेशन बन गया था। बिल्कुल। इस 300 साल के दौर ने भारत के अलग अलग बिखरे हुए छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर सेंटर से गवर्न किए जाने वाले एक स्टेट स्ट्रक्चर को एक सॉलिड आकार दिया। ये तो वही बात हुई कि किसी कंपनी का टॉप मैनेजमेंट भले ही बार बार फायर हो जाए, पर एक बार जो डिपार्टमेंट्स और हायरार्की सेट हो जाती हैं, कंपनी नेचुरली उसी फ्रेमवर्क पर आगे रन करती रहती है। लेकिन इस पूरे सल्तनत पीरियड का एंड एक्चुअली वैसा ही हुआ जिस हुक के साथ मैंने इस गहरे विश्लेषण की आज शुरुआत की थी। हाँ, एक मॉन्यूमेंटल कॉर्पोरेट ब्लंडर, एक एपिक बोर्ड रूम ब्लंडर। एग्जैक्ट वही पॉइंट पर वापस आते हैं। इब्राहिम लोधी का पंजाब का अपना ही गवर्नर था, दौलत खान लोधी। अब दौलत खान लोधी अपने ही राजा यानी इब्राहिम लोधी से किसी इंटरनल बात पर नाराज चल रहा था, तो उसने आकर क्या किया? उसने बाबर को बुला लिया। उसने बाहर बैठे काबुल के ताकतवर शासक बाबर को फॉर्मली न्योता दिया कि आप आइए और मेरी तरफ से मेरी सीओ यानी इब्राहिम लोधी पर हमला करिए। ये तो खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना हुआ, है ना? उसने पिछले 300 साल का इतिहास देखा जरूर था, पर लगता उसने उसे ठीक से समझा नहीं। उसने अपनी तरफ से ये अज्यूम किया कि बाबर ठीक वैसा ही बिहेव करेगा जैसे सदियों पहले महमूद अफ गजनी ने किया था, कि आएगा और चला जाएगा। हाँ, उसने सोचा कि बाबर आएगा, थोड़ी लड़ाई करेगा, कैपिटल की ट्रेजरी लूटेगा और वापस सेंट्रल एशिया अपने घर चला जाएगा। और जब दिल्ली में पावर वैक्यूम आएगा तो पीछे से आराम से गवर्नर दौलत खान को फाइनली वो तख्त मिल जाएगा। पर बाबर का प्लान तो कुछ और ही था ना? बिल्कुल। 1526 एडी में पानीपत का पहला बड़ा युद्ध हुआ, इब्राहिम लोधी उसमें मारा गया, पर बाबर लूटपाट करके कभी वापस गया ही नहीं। वो वहीं रुक गया। उसे समझ आ गया था कि इस विशाल भूभाग की इकोनॉमी, यहाँ की रिवर्स और एग्रीकल्चरल बेस इतना रिच है कि यहाँ बैठकर एक दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर चलाई जा सकती है। बाबर यहीं हमेशा के लिए रुक गया और उसने मुगल एम्पायर की नींव रख दी, और हमारा मास्टरमाइंड दौलत खान बस देखते रह गया। जस्ट वाओ! मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल का अपने ही पास्ट इतिहास को लेकर एक टोटली गलत हिस्टोरिकल अजम्पशन, एक आक्रमणकारी के असल मोटिव्स का एक छोटा सा गलत अनुमान, और उसने पूरे देश की फ्यूचर किस्मत ही बदल दी। अगर उसने गजनी के उमरा शेद एंड हिट एंड रन लूट और घोरी के एम्पायर बिल्डिंग के बीच का जो कोर फर्क था वो समझ लिया होता, तो शायद आज हमारे भारत के हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स कुछ और ही पढ़ा रहे होती। सही मायनों में ये एपिसोड इस बात का सबसे सटीक प्रमाण है कि इतिहास को सिर्फ इवेंट्स और उनकी डेट्स की तरह याद करना काफी नहीं होता।
उनके पीछे छुपी साइकोलॉजी, उनके मोटिव्स और हिडन पैटर्न्स को प्रॉपर्ली रीड करना आना चाहिए। राइट, चाहे आप एक एम्पायर चला रहे हो या एक मॉडर्न कॉर्पोरेशन। एग्जैक्टली। क्या शानदार बात कही आपने। इतिहास कोई फ्रीज की हुई स्टैटिक पिक्चर नहीं है यार, ये तो एक्शंस और उनके रिएक्शंस की एक ऐसी चेन है जहां एक ईगोइस्टिक राजा का फैसला या बाजार का एक वीक मार्केट स्पाई या एक परेशान नाराज गवर्नर का इन्विटेशन पूरे सिस्टम को हिलाकर बदल सकता है। आज का ये गहरा विश्लेषण सच में एक आई ओपनर था। मुझे भी इस डिस्कशन में बहुत मजा आया। सुनने वालों के लिए आज का आखिरी विचार मैं यही छोड़कर जाना चाहती हूँ कि आम आपकी लाइफ में या आपकी कंपनी में आप जिन्हें अपने सबसे बड़े एसेट समझते हैं, जैसे बलबन की वो चालीसा जिसे उसने खुद मरवा दिया, या दौलत खान लोधी का बाबर को इनविटेशन देना, कहीं वही आपका सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट तो नहीं बन रहे। सोचिएगा जरूर। इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।